गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत की आशंका। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। भिकिया सैड के पास यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 6 से 7 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की राहत टीमें मौके पर पहुंच गई। यह दुर्घटना भिकिया सैड विनायक जादेली मोटर मार्ग पर शिलापनी के पास सुबह करीब 6 बजे हुई। बताया जा रहा है कि बस भिकिया सैड के रामनगर जा रही थी और द्वाराहाट से निकलने में कुछ समय बाद ही हादसे का शिकार हो गई। बस के खाई में गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। घायलों को तुरंत भिकिया सैड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और मृतकों व घायलों की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि की गई है। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सड़क अत्यंत घटना पीड़ादायक है और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अगली खबर, सट्टा किंग आजाद खान पर बड़ी कार्रवाई, आलीशान आजाद पैलेस जमीन दोज। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा। मध्य प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन ने सट्टा किंग आजाद सिंह के अवैध सम्राट पर निर्णायक प्रहार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश पर सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आजाद खान के 2 मंजिला आलीशान होटल आजाद पैलेस का बुलडोजर चलाया गया और उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने सुबह होटल परिसर को घेरकर कार्रवाई शुरू। अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण पूरी तरह अवैध था और आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। इसके पहले भी आजाद खान ने अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। एसडीएम सुब्रम त्रिपाठी ने पुष्टि की है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई नियमानुसार की गई है। जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आजाद खान ने फिल्म केजीएफ की तर्ज पर अपना खुद का बैंकिंग सिस्टम खड़ा कर दिया था। केजीएन सहकारी बैंक के जरिए सट्टे और जुए के काले धन को सफेद किए जाने का संदेह है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने क्रेडिट सोसाइटी के सभी खातों को लेन देन पर तत्काल रोक लगा दी है। जांच एजेंसियों के अनुसार आजाद खान का नेटवर्क सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं था। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल, दुबई और पाकिस्तान के कराची तक इसके तार जुड़े गए हैं। कल्याण और रतन सट्टा के नाम से नेटवर्क फैलाने और फर्जी एक्सचेंज के जरिए अवैध कारोबार चलाने के सबूत भी सामने आए हैं। अगली खबर, कानून में प्रेम विवाद पर गर्ल्स गैंग में भिड़ंत, बीच सड़क पर मारपीट, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना यशोदा नगर बाईपास की बताई जा रही है, जहां लड़कियों के 2 गुटों में बीच आपस में सड़क जमकर झगड़ा हो गया। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोप है कि एक युवती ने दूसरी युवती के साथ मारपीट की, जबकि मौके पर मौजूद अन्य युवतियों भी झगड़े में शामिल रही। पूरी घटना के दौरान गाली गलौज और हंगामा होता रहा, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह एक युवक से जुड़ा प्रेम प्रसंग था। झगड़े के दौरान युवती बार बार युवक को लेकर सवाल उठाती नजर आती है। पीड़ित युवती मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने बीच बचाव नहीं किया। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के पहचान का आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने लोगों के अपील की है कि अपने कानून हाथ में ना ले और किसी भी विवाद की सूचना
तुरंत पुलिस को दे। अगली खबर, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरमैन बेगम खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने उनके परिवार और बांग्लादेश के लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि यह खबर अत्यंत दुखद है और क्षेत्रीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बेगम खालिदा जिया के बांग्लादेश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 2015 के ढाका में हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि उनकी सोच और योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। बताया गया कि 80 वर्षीय खालिदा जिया का मंगलवार सुबह ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी और हाल ही में उनके इलाज के लिए विदेश भी भेजा गया था। उनके निधन की खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर समर्थकों और नेताओं की भीड़ जमा हो गई। बीएनपी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि खालिदा जिया का निधन फज्र की नमाज के बाद हुआ। पार्टी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की अपील। बांग्लादेश समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अगली खबर, मुंबई बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक झटके में 4 की मौत, ड्राइवर बोला गलती से एक्सीलेटर दब गया। मुंबई के भांडुप इलाके में हुए दर्दनाक बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें घटना की भयावहता को उजागर कर दिया है। बीएसटी की इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आकर 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। घायलों को इलाज के लिए मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सोमवार रात करीब 9:30 बजे भांडुप स्टेशन के बाहर हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सड़क किनारे एक दुकान के बाहर लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक एक बस की ओर से तेज रफ्तार में आई और भीड़ में घुस गई। कुछ लोग जान बचाकर दुकान के अंदर भाग गए, लेकिन कई लोग बस की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि बस स्टेशन के पास टर्न ले रही थी, तभी चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे लगा लोहे का इलेक्ट्रिक पोल भी टेढ़ा हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चालक ने बयान में कहा कि टर्न लेते समय गलती से एक्सीलेटर दबा दिया था और हैंड ब्रेक से कंट्रोल छूट गया। पुलिस इस दावे की जांच कर रही है। हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। अगली खबर, शीतलहर की गिरफ्त में उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में बारिश के संकेत, नए साल पर ठंड बढ़ेगी। नए साल में पहले उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का असर बना हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत मैदानी इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी सुबह के समय बहुत घना कोहरा देखने, जिसमें विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक ठंड और कोहरे से राहत के आसार नहीं जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में 3 जनवरी तक कोहरे का कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। तापमान की बात करें तो हरियाणा के हिसार में मैदानी इलाके का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और सिक्किम समेत कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ में असर से 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ इलाके में बर्फ गिर सकती है। दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहेंगे, सुबह कोहरा रहेगा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार है। नए साल पर ठंड के साथ मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। अगली खबर, मैं जिंदा हूँ की तख्ती लटका कर न्याय की गुहार। 11 साल पहले कागजों में मृत घोषित हुआ रिटायर्ड फौजी।
देश की सेवा करने वाला एक रिटायर्ड आर्मी जवान आज अपने ही सिस्टम से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिले में 63 वर्षीय पूर्व सैनिक अरुण कुमार ठाकुर को सरकारी रिकॉर्ड में 11 साल पहले ही मृत घोषित कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि वह पूरी तरह जीवित और अपने गले में मैं जिंदा हूं की तख्ती लटकाकर दफ्तर न्याय की गुहार लगा रहा है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में झकरा गांव निवासी अरुण ठाकुर साल 2003 में सेना से रिटायर हुए थे। आरोप है कि साल 2014 में भूमाफियों ने उनकी जमीन हड़पने की साजिश के तहत उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। उन्हें अपनी मौत का पता तब चला जब लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। अरुण कुमार का कहना है कि भूमाफियाओं ने उनके बेटे को बहला फुसलाकर करीब 6 कट्टा जमीन भी लिखवा ली। जब वह अंचल कार्यालय और पंचायत स्तर पर शिकायत लेकर पहुंचे तो उन्हें एक दूसरे के पास भेज दिया गया। मजबूर होकर वह अब समस्तीपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन से इंसाफ की मांग की। मामला सामने आने के बाद समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने गंभीरता दिखाई है। डीएम ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए और रिटायर्ड फौजी के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त करने का निर्देश भी दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई में पीड़ित फौजी को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। मैं जिंदा हूँ। नाम अरुण कुमार ठाकुर, ग्राम जखरा, कल्याणपुर थाना से हूँ। और सर, हमारे मृत्यु प्रमाण पत्र गांव वाले ने बनवा लिए हैं, जिसके कारण हमको हर टेबल पर घूम घूम के जाना पड़ता है। अभी तक के मुझे किसी का जवाब नहीं आया है। जो जिंदा आप हैं या मरा हुआ है, कोई भी जवाब नहीं आया। ये तख्ती लगा के क्यों घूम रहे हैं? इसलिए घूम रहे हैं कि गांव में हर आदमी जाने जो मैं जिंदा हूँ। क्या करते हैं आप? आर्मी से रिटायर हूँ, घर में खेती बाड़ी करता हूँ। कब रिटायर किए थे आप? 2003 से हम रिटायरमेंट है। किसके द्वारा ये मृत्यु प्रमाण पत्र कब बनाया गया था? ये शिव कुमार एक लड़का है, शिवे नाम ना है, कुमार ठाकुर लड़का है। वो आर्मी से रिटायर, आर्मी में है। उनका पिताजी का नाम जयनयन ठाकुर हुआ। क्या चाहते हैं आप? मैं तो सर वे 420 किए हैं, उनका इसका पॉलिशमेंट होना चाहिए सर। क्या नाम आपका? अरुण कुमार ठाकुर। अगली खबर, त्रिपुरा में छात्र एंजल चकमा को की मौत पर देहरादून पुलिस का बयान, नक्सली भेदभाव से नहीं मिले सबूत। देहरादून के सेलाकुई इलाके में त्रिपुरा निवासी छात्र एंजल चकमा की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। देहरादून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब तक की जांच में नक्सली भेदभाव या नक्सली हिंसा से जुड़े कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर इस घटना को नक्सली एंगल से जोड़ा जा सकता है, लेकिन जांच तथ्यों के आधार पर की जा रही है। पुलिस ने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को युवकों के 2 गुटों के बीच एक विवाद के बाद एंजल चकमा और उसके भाई घायल हुए थे। इलाज के दौरान 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर 6 आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें से 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसमें 2 नाबालिग भी शामिल है, जिन्हें सुरक्षा हिरासत में रखा गया है। देहरादून पुलिस के अनुसार एक आरोपी नेपाल का रहने वाला है, जो घटना के बाद से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और कोर्ट में गैर जमानती वारंट की जारी की गई है। पुलिस टीमें लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है और डिजिटल व तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना एक जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई आपसी कहासुनी से शुरू हुई थी, जिसमें कुछ टिप्पणियों को लेकर विवाद बढ़ गया और हाथापाई हो गई। एफआईआर, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की जांच में नक्सली टिप्पणियों या दुर्व्यवहार की पुष्टि नहीं की गई है। देहरादून पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के की जा रही है। अगली खबर, युवती से शादी करने के लिए वीरू बना युवक 50 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। एक युवक ने युवती से शादी करने के लिए 50 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़कर हंगामा किया। पुलिस ने युवक को बड़ी मुश्किल से बचाया। घटना दादरी थाना क्षेत्र के जारचा मार्ग स्थित शाहपुर गांव के पास हुई। पुलिस के अनुसार युवक की पहचान बुलंदशहर निवासी पंकज के रूप में की गई है। पंकज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में काम करता है। वह एक युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती
और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। पंकज मानसिक रूप से परेशान हो गया और युवती के इलाके में पहुंचकर पास ही लगे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। युवक करीब 3 घंटे तक टावर पर ही बैठा रहा, जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई। पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं था। इसके बाद पुलिस ने युवती के पिता को भी मौके पर बुलाया और समझाने के बाद युवक नीचे उतरने के लिए राजी हुआ। पुलिस ने उसे अपनी निगरानी में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। यार अंकल वो साइकिल होगी जो अगली खबर, सोनीपत में रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने मजदूरों से भरी इको गाड़ी को मारी टक्कर, 1 की मौत 13 घायल। हरियाणा के सोनीपत जिले में नेशनल हाईवे 334B पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोहरे और ट्रक चालक की लापरवाही के कारण रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने सामने से आ रही इको गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 13 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह हादसा बड़वासनी गांव के पास हुआ। ट्रक चालक यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए बड़वासनी के बवाना की ओर गलत दिशा में जा रहा था। इसी दौरान जेजे कॉलोनी से आ रही इको गाड़ी, जिसमें मजदूर सवार थे, सीधे ट्रक से टकरा गई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते इको चालक ट्रक का अंदाजा नहीं लगा सका और आमने सामने की भिड़ंत भिड़ गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की गंभीर रूप से घायल हुआ है। हाईवे पर टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। गाड़ी से सवार घायल लोग सड़क किनारे बैठकर मदद की गुहार करने लगे। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी के में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला और उन्हें सोनीपत के सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने 13-14 घायलों को भर्ती किया, जिसमें से 3 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर नीरज ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ट्रक चालक गलत दिशा में आ रहा था, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे में हाईवे पर यात्रा कर रहे लोगों को दहला दिया है और प्रशासन ने नागरिकों की सावधानी बरतने की अपील की। घायल थे और किसकी डेथ हुई है? हमें जैसे ही पता चला कि कुछ मास कैजुअलिटी हॉस्पिटल में आ रही है, तो हमने तुरंत एक्टिव हुआ, सारे स्टाफ को एक्टिव किया और हम यहाँ पे जैसे ही पहुंचे तो हमारे पास टोटल 13 मरीज आए थे, जिसमें से एक पेशेंट ब्रॉड डेड था और 3 पेशेंट को रेफर करना पड़ा। उनमें से एक को पेशेंट को हेड इंजरी थी जो काफ़ी क्रिटिकल था, जिसको इंटूबेट किया और एम्बू बैग पे एम्बुलेंस के द्वारा तुरंत 10 मिनट के अंदर उसको शिफ्ट किया गया। उसके अलावा 2 पेशेंट और थे जो काफ़ी इंजर्ड थे, एब्डोमिनल इंजरी सस्पेक्टेड थी, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है। दे आर नाउ स्टेबल और उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रोहतक रेफर कर रहे हैं। और जो बाकी के पेशेंट थे उन सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल गया है और वो सारे के सारे स्टेबल हैं और अभी करंटली हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जानकारी मिली कहाँ के रहने वाले हैं सर? कहाँ का हादसा है? ये जानकारी नहीं है कहाँ के हैं, पर ये किसी इको से जा रहे थे कहीं बड़वासनी से बवाना की तरफ उस साइड, तो उनको किसी ट्रक के साथ ऐसा सुनने में आया कि उनकी टक्कर हुई है। अच्छा, वहाँ कितने लोगों की डेथ हुई, कितने घायल हुए, कुछ पता चला हो? आज थाना में कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 10 बजे के आसपास कि मुरथल बवाना जो अपना बाईपास है सोनीपत से निकलता है, उस पर एक ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था और एक इको गाड़ी जो मजदूरों से भरी हुई थी उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बीच में एक बाइक भी आई है। कितने लोगों की डेथ हुई, कुछ पता चला हो? डेथ होने में अभी हम कंफर्म नहीं है, कोई मेडिकल से हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन सभी को इधर से अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। कितने लोगों को अस्पताल पहुंचा? 16-17 के करीब लोग थे। ये लगभग थे, हाँ 14-15 लोग थे। किसी की डेथ का भी कोई कंफर्म नहीं? डेथ का कोई कंफर्म नहीं हुआ है, सूचना जाने वाली है।
ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ट्रक चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी। ड्राइवर मौके से फरार है। दो ड्राइवर और इसका जो हेल्पर था ट्रक का, ये दोनों मौके से फरार हैं। ट्रक रॉन्ग साइड था जो फिलहाल रोड पे खड़ा है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।